Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear all, listen very carefully. This session is very important because actually पहले तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेटेस्ट एक्विजिशन इन इंडिया 2023 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम की जब हम बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा जितनी ज्यादा आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होगी आपके सब्जेक्ट की तरफ, याद रखिएगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपका कमांड होगा। याद रखिएगा इस सेशन के अंदर मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटेस्ट एक्विजिशन, क्योंकि चैप्टर जो हमारा डिस्कस होने वाला है नया चैप्टर है बिल्कुल, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर एमएनए मर्जर एंड एक्विजिशन। चैप्टर फर्स्ट के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। कोई स्टूडेंट अगर अभी तक उसको ऑफकोर्स पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो पहले उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली अच्छे से समझ में जब आएगा जब आपको एमएनए अच्छे से आता होगा, मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन। बट इससे पहले मैं बता दूं आपको, छोटा मोटा मैं बीच में जरूर बताऊंगा एमएनए के बारे में, ताकि क्लैरिटी रहे। बेसिक डेफिनेशंस भी क्लियर करूंगा ताकि ये समझ में आए कि एक्वायरिंग कंपनी क्या है, एक्वायर्ड कंपनी क्या है। ये छोटा कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर हो अच्छे से। ऑलराइट, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। नए स्टूडेंट्स तुमको कह रहा हूं यार, क्योंकि बार बार तुम लोग स्टाफ को पूछते हो हमको लिंक्स नहीं मिल रहे, हमको वीडियो नहीं पता लगता है। कैसे पता लगेगा? बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी एडवांस नोटिफिकेशन आएगा। ऑलराइट, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि YouTube इसे आगे सीएस स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, उनको जिनकी इसकी जरूरत है। ऑलराइट, चलिएगा अब हम समझते हैं अच्छे से हमारे लेटेस्ट एक्विजिशन को। लेकिन सर क्या ये लेटेस्ट एक्विजिशन अभी आप बताएंगे? नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हम छोटी मोटी बातें पहले सीख लेंगे। वैसे ना छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर 2023 की बात करें, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, अभी अगर 2 महीने का हम बात करें प्रीवियस 2 मंथ्स का, लगभग 16 और 17 एक्विजिशंस हुई हैं, मेजर एक्विजिशंस हुई हैं। सबके बारे में डिस्कस करूंगा। अडानी ने अभी लेटेस्ट, जी हाँ, अपनी सब्सिडीज को सारी अपनी जितनी सब्सिडीज लगभग 5 सब्सिडीज को उसने मर्ज किया है। सबके बारे में थोड़ा हम जरूर डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, सेशन को ध्यान से सुनेगा और समझेगा, क्योंकि ये हमको ना ये नया चैप्टर कमांड में लेना है। 5 to 6 मार्क्स तक का ये वेटेज रखता है, छोड़ के नहीं जाना है, और छोड़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आपको भी याद करवाएंगे। ऑलराइट, सो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा। आप एक देखो, ध्यान सुनो, इसको पहले एक बेसिक समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट बेसिक समझते हैं। क्या? देखिए, जब आप एमएनए के प्लान करते हैं, जी हाँ एमएनए प्लान करते हैं, आप एमएनए प्लान करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। जब आप एमएनए प्लान करते हैं, वेट अ मोमेंट, टेक्निकल इशू, जी हाँ, ऑलराइट, जब आप एमएनए प्लान करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, तो पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मर्जर का मतलब है जहां पर ए और बी दो अलग अलग कंपनीज थे और आपस में मिलकर कंपनी बना दिया ए बी। बात पकड़ में आ रहा है? अभी देखो, डिटेल में अगर समझ रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन, तो चैप्टर फर्स्ट का क्लासेस पूरा देखो, ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा बहुत डिटेल में सब कुछ रेडी किया हुआ है, मॉड्यूल से ही बनाया है, ठीक है। सो अगर हम मर्जर सिंपल वर्ड में बोले, कंपनी ए एंड कंपनी बी आपस में मिल गए, उन्होंने मिलकर एक कंपनी क्रिएट कर दिया, क्या? ए बी, वो मर्जर हो गया। एक्विजिशन का मतलब अगर हम देखें, कहीं ना कहीं क्या बात करता है? कंट्रोल। तो हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है, और वो कंट्रोल करने का तरीका क्या है? उसके शेयर्स को एक्वायर करके, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे दोनों ही केसेस में आप जो करने वाले वो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, याद रखिएगा यहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर वो मर्जर कर रही है तब भी, या फिर कोई कंपनी एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को तब भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर मनी इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जब भी कोई मर्जर या एक्विजिशन की बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा 2 ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में हमेशा चलेंगे। पहला, याद रखो और समझो टॉपिक को अच्छे से, कि कंपनी का खुद का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव का मीनिंग मतलब कंपनी अचीव क्या करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, जैसे अज्यूम कीजिएगा वो अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट है सेलफोन, ठीक है, सेलफोन्स बनाती है। अब उस कंपनी को लगता है
कि हम क्यों ना एक ऐसी कंपनी एक्वायर कर लें या मर्ज हो जाएं जिससे हमको टेक्नोलॉजिकली हेल्प मिलती रहे। मतलब एक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, एक ऐसी कंपनी जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग या जी हाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सोच रही है क्योंकि ना क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लें जिसके पास टेक्नोलॉजी हो। अब ये क्या है, बड़ा बनना है, कंपनी को बड़ा बनना है, उसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबली हम अपना बिजनेस करें। बट अगर खुद करने जाएंगे, मतलब अगर हम धीमे धीमे बढ़ेंगे, बहुत वक्त लगेगा, इसलिए हम M&A को फॉलो कर लेते हैं, मतलब मर्जर एक्विजिशन को, ताकि वही ग्रोथ हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो जो कंपनी का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, क्या वो M&A से पूरा हो रहा है, पहले इस बात को देखना होगा। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, देखो समझो मेरी बात ध्यान से, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्योंकि आप सोच के देखिएगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहा है, फ्री में तो करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या पैसा लगेगा रे, मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए मनी अरेंज करेंगे, और जब मनी अरेंज करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आपकी जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं कंपनी की, कौन सी रिटेन अर्निंग्स, जिसे हम एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, रिटेन अर्निंग यूज करेगी कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स यूज करेगी, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकती है सर, दूसरा काम कंपनी बोरोइंग्स कर सकती है, बोरोइंग्स कर सकती है। बोरोइंग्स कैसे कर सकती है भैया, किसी बैंक से लोन लेकर कर सकती है, ऑलराइट, या कंपनी ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकती है, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कंपनी IPO, अगर आप तक IPO नहीं लाया तो IPO के थ्रू, ला चुका है तो फिर ऑफ कोर्स फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू, इक्विटीज के थ्रू कर सकती है, प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू कर सकती है। मतलब यहां पैसा अरेंज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। और सर ये जो टास्क है ना बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्या इतना बड़ा पैसा ले लिया, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब यहां पर हमें सारे एस्पेक्ट्स को ढंग से कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिएगा कंपनी ने जिस दूसरी कंपनी को, आइए इस कॉन्सेप्ट को भी हम पहले समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए दो एस्पेक्ट्स मिलेंगी हमें बार बार पढ़ने को, एक्वायरिंग कंपनी और दूसरी मिलेगी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कंपनी, अब ध्यान से सुनिएगा एकदम। एक्वायरिंग कंपनी मतलब एक्वायरर। एक्वायरर कौन पर्सन होता है, जो दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहता है, कर रहा है, ठीक है, एक्वायरर। और एक्वायर्ड कंपनी मतलब टारगेट कंपनी। ये नोट कर लेना, बार आता है बच्चों को, इसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो एक्वायरिंग कंपनी क्या हो गया हमारा, एक्वायरर वो कौन है, जो दूसरी किसी कंपनी के शेयर्स को या उसे कंट्रोल, शेयर्स या फिर किसी भी तरह से उसे कंट्रोल करना चाहती है। किस कंपनी को, एक्वायर्ड कंपनी को, मतलब टारगेट कंपनी को। बोला ठीक है सर, ये भी हमको सुनना आया। अब ध्यान सुनना, अब अज्यूम कर रहे हो एक बार के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसलिए एक बार बोल रहा हूं, पहले बेसिक समझना, फिर चैप्टर की हम लोग मॉड्यूल की लैंग्वेज में जाएंगे। अब ये ध्यान से समझो, एक्वायरिंग कंपनी मतलब एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरर क्या कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है किसमें, एक्वायर्ड कंपनी को, ठीक है सर। यहां पैसा लगने वाला है। अब क्या होता है, सपोज अगर मान लो कंपनी ने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स मतलब डेट फंडिंग के थ्रू फंड रेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्वायर्ड कंपनी टू एक्वायर द शेयर्स और कंट्रोल, ऑलराइट। तो ऐसा केस में क्या होगा, सपोज करो अगर डेट का परसेंटेज है 10% और एक्वायर्ड कंपनी एक्वायर करने के बाद में किसको, दूसरी कंपनी को एक्वायर्ड करने के बाद में इतना तो जनरेट भी नहीं करती है वो कैश, सर हो गया ना झंझट। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब अगर आपने अरेंजमेंट्स किए इन द फॉर्म ऑफ डेट और पता लगा उस डेट्स का कीमत ज्यादा चुकाना पड़ रहा है बजाय किसके, जितना हमको इस एक्विजिशन के बाद में प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा। कई बार टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए भी करती है कंपनी ऐसा। फॉर एग्जांपल अगर जो दूसरी कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, क्या हो रहा है इसमें, कंपनी में लॉस हो रहा है कंटिन्यू, एक्वायरिंग कंपनी क्या करेगा, बोला उसको लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर कर लेगा। बोले क्यों सर, क्या फायदा होगा लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करके, अरे बेनिफिट होने वाला है, क्या
टैक्स बेनिफिट से लेंगे आप। एक्वायरिंग कंपनी, जी हाँ, दिस वन कंपनी, मतलब एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरर टैक्स बेनिफिट से लेगा किस कंपनी से, जिसके लॉसेस हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लॉसेस से कैसे बेनिफिट लेगा, क्योंकि एसेट्स भी तो लेने वाला है साथ में सर, एसेट्स भी लेगा, लायबिलिटीज भी आएंगी। तो लॉस मेकिंग कंपनीज को भी एक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। ऐसे कई सारी एस्पेक्ट्स हैं, हम और भी समझेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वैसे बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपका टारगेट क्या है। तो मैंने कहा यहां पर कि जनरली दो टारगेट्स कंपनी के रहते हैं। एक कि जो भी वो यहां पर प्लानिंग करने वाली है वो क्या उसके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को, जैसे मैंने कहा एक कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू बी अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट सेल फोन मैन्युफैक्चरर्स, मतलब सेल फोन मैन्युफैक्चरर से ग्लोबल लीडर होंगे, बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे हम लोग हमको देख के इंस्पायर होंगे, अलग अलग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे लिए पूरी की पूरी जो होनी चाहिए ना ये एक्विजिशन, ये कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ये सारी एस्पेक्ट्स हम इस चैप्टर में प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के थ्रू समझेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, देखो चैप्टर को ध्यान से समझना, क्योंकि फिर बोल दूं एक बार फिर आपके दिमाग में डाल दूं इस बात को, मार्क्स वेटेज इसकी 5 to 6 तक है। ऑलराइट, सो बेसिक पकड़ में आया। क्यों कर रहे हैं सर, खतरा है, पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट होने वाला है सर, इसलिए प्लानिंग करनी जरूरी है। प्लानिंग के अंदर हम समझेंगे बहुत सारी एस्पेक्ट्स को, जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पार्टीज, ऐसा भी तो देखेंगे ना जो हमारे उस स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाली पार्टी हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में सेलफोन मैन्युफैक्चरर को ऐसा कौन सा पार्टी चाहिए होगा जो उसके बिजनेस ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, कौन सा होगा, सोचो टेक्नोलॉजी, सेलफोन्स, बात करेंगे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो यहां सेलफोन मैन्युफैक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कोई ऐसी कंपनी जो बेसिकली किसमें डील करती हो, टेक्नोलॉजीज में, ऐसी कंपनी को एक्वायर करो, अपने लिए अच्छा होगा। सो कंपनी प्लान करेगी कि पहले आइडेंटिफाई कर लेगी अपने लिए कि कौन सा उसके लिए पार्टी होना चाहिए, ठीक है, जो उसका पर्पस पूरा करता हो। और भी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क कितना इन्वॉल्व है, लाइसेंसेस हम चेक करेंगे, एग्जिस्टिंग कोई लोन्स हैं वो चेक करेंगे, कोई मार्गेज चार्जेस क्रिएट हैं अगर एसेट्स पर एक्वायर्ड कंपनी के, उसको ऑब्जर्व करेंगे, कोई सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें कंसीडर करेंगे, कोई इंडैमिनिटीज हैं, वारंटीज हैं उन्हें कंसीडर करेंगे, थर्ड पार्टी की कंसेंट चाहिए, जैसे बैंक की कंसेंट चाहिए, क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए। तो वो सारी एस्पेक्ट्स हम यहां पहले चेक करेंगे, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी फैक्टर्स किसके होंगे प्लानिंग के बारे में, किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन की। तो मर्जर एंड एक्विजिशन करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल कंसीडर द प्राइमरी फैक्टर्स। हाँ सर इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, अरे लाइफ बन जाएगा। तुम्हें पता है प्रोफेशनल्स के लिए बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, एंड डू यू नो कंपनीज ना कंप्लीटली ये डील किसके थ्रू करवाती है, प्रोफेशनल्स के थ्रू। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अच्छा चीज बनोगे, अच्छे से समझोगे, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, तभी तो जाके एमएनए डील को फाइनलाइज करोगे। ऑलराइट चलिए स्टार्ट करते हैं, आइएगा। अच्छा मेनली ना चैप्टर सारा आके आपको है ना मजा इसलिए देगा क्योंकि है ना ये फंडिंग बहुत सारी एस्पेक्ट्स होगी यहाँ पे ना डिस्कस। सो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। सारा सर रीड करना पड़ेगा, बट रीड कर लीजिए लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है, रट्टा नहीं मारना किसी का भी, सिर्फ लैंग्वेज समझने के लिए करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। स्ट्रेटजीज प्लेज एन इंटीग्रल रोल wait a moment G plays an integral role when it comes to merger and acquisition. A sound strategic decisions and procedure is very important to ensure success and fulfilling of expected desires. Every company has different culture and follows different strategies to define their merger. अब यहाँ सुनना एक बात, अपना मॉड्यूल आई होप आपका सामने रखा होगा, ठीक है। जहां जो मैंने हाईलाइट किए ना इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। जब आप रिवीजन करते हैं याद करेंगे तब भी इन पे फोकस ज्यादा कीजिएगा, और रिवीजन के टाइम पे भी याद रखिएगा, इन पे फोकस रहेगा आपका। तो देखिए जैसे कह रहा है, देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजिक रीजंस फॉर कंपनीज टू कंसीडर मेकिंग एन एक्विजिशन एंड सक्सेसफुल टेकओवर कैन हेल्प कंपनीज अचीविंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द बिजनेस। अब सर इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, जितना समझ में आएगा उतना अच्छा रहेगा, आपको ध्यान सुनना। कह रहा है देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजिक रीजंस, क्या क्या हो सकते हैं जनरली सोच के देखते हैं, अभी याद करवाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है जब दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं ना तो कॉस्ट कम आता है। एक सिंपल वर्ड में अगर समझें, सपोज कीजिएगा आप एक मैन्युफैक्चरर हैं,
और एक पर्सन है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और फाइनल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो। बात सुनना वापस ध्यान से, एक कंपनी है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और आप एक कंपनी है जो फिनिश गुड्स रेडी करती है। आप रॉ मटेरियल उस दूसरी कंपनी से परचेज करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं और सेल करते हैं। अब आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो कंपनी जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, या तो मैं उसके साथ मर्ज हो जाऊं या उस कंपनी को एक्वायर कर लूं ताकि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, मुझे रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है? मतलब जब वो कंपनी रॉ मटेरियल सेल करती है तो अपना प्रॉफिट ऐड करती है। बात पकड़ में आ रहा है? लेकिन जब मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लूंगा तो वो प्रॉफिट नहीं, सिर्फ उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ही मेरी कॉस्ट बनेगी। आई होप छोटी सी बात समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल एक रीजन हो सकता है। कई बार न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट में एंटर होने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार आपने देखा होगा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स किए जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स का मतलब होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि एक कंपनी है कोई कार मैन्युफैक्चरर, हाँ, और वो एक्वायर कर रही है किसी ऐसे बिजनेस को जो उससे रिलेट नहीं करता। लाइक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, एक्वायर कर रही है, किसको पता लगा? बोला सर ये एक्वायर कर रही है किसी फाइनेंस कंपनी को, एनबीएफसी के साथ में डील कर रही है। बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई और कंपनी किसी दूसरी सेक्टर में जाकर इसलिए इन्वॉल्व होती है ताकि वो नया मार्केट एसेस कर सके। खुद का नया मार्केट बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, चिंता मत करो, सबको एक एक पढ़ के लेके आऊंगा समझाने के लिए भी। एमएनए जो अभी डिस्कस किया एक्विजिशन, उसमें भी बताऊंगा। कई बार न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट के लिए भी ऐसा कंपनी करती है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो हम समझेंगे, ठीक है। पहला कह रहा है देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजिक रीजंस फॉर द कंपनीज कंसीडर मेकिंग एन एक्विजिशन एंड सक्सेसफुल टेकओवर कैन हेल्प कंपनीज टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज इंक्रीज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड विद इन द बिजनेस। बात पकड़ में आया? अब देखो, the process of merging with other company or acquiring a company is complex. In addition to the legal ramifications, companies must be aware of the potential tax implications as well as ensuring that the terms of the deal benefit both parties. जी हाँ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन एडिशन टू लीगल रेमिफिकेशंस। लीगल रेमिफिकेशंस या अदर हम जो भी एस्पेक्ट्स कंसीडर करेंगे, देखिए इसको हम कंसीडर करेंगे कैसे? बाय कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस। कैसे करेंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के थ्रू कंपनी इस बात को इंश्योर करेगा, ठीक है। कैसे? ड्यू डिलिजेंस अभी आगे बताऊंगा। ड्यू डिलिजेंस करके, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब है एक तरह की इन्वेस्टिगेशन करना उस कंपनी की जिस कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हैं। अब उसकी लीगल एस्पेक्ट्स हैं या कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, इन सब का पोस्टमार्टम करना तरीके से। सर मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, पता लगा उसके ऊपर कोई सिविल लिटिगेशन फाइल की हुई है और लेटर ऑन उसकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं आपके सर पे आके गिरने वाली हैं। मतलब सर सिविल केसेस के अंदर कॉम्पेंसेट करने का अमाउंट इतना बड़ा है कि एक्विजिशन करने के बाद आप सर पकड़ के बैठे हैं। ड्यू डिलिजेंस के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कोई लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कंसीडर करना। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि टैक्स इंप्लीकेशंस। जी हाँ, क्योंकि कोई भी, मैंने अभी एग्जांपल लिया, एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्वायर कर रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंसीडर करे कि भैया लेटर ऑन, क्योंकि क्या होगा लेटर ऑन? टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे? लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। या जब मैं इस डील को कर रहा हूं, जैसे अब मैं जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैश में पैसा दे रहा हूं, जिनको मैं कैश में पैसा दे रहा हूं उनके लिए वो कैपिटल गेन ट्रीट होगा और टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये बात पकड़ में आ रहा होगा। तो कई सारी एस्पेक्ट्स हैं यहां पर जिसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर देखते हैं। Now, often companies rely on lawyers and professionals to negotiate on their behalf in order to obtain the best possible deal within the framework of the applicable laws. Although many companies consider merger and acquisition as a possibility for growth, they can provide a viable business solution for the companies attempting to downsize and companies which are looking for effective exit, of course, strategy. अब देखो ना, ध्यान सुनना,
कंपनीज को ये भी तो अच्छा मौका मिल जाता है। देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक कंपनी जिसकी विश क्या है, हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बोला ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड है, उसने अपना मार्केट एस्टैब्लिश किया हुआ है, बात पकड़ में आ रहा है, तो उसको एक्वायर करोगे, उसका प्लेटफॉर्म यूज करोगे अपने लिए। एक कंपनी है जो कहना चाहता है, बोला हमको एग्जिट करना है, बोला हम ये बिजनेस एग्जिट करेंगे, हम नया कोई बिजनेस करेंगे, सेल करो, इसका पैसा लो। लाइक इलॉन मस्क, बिजनेस बनाया, कमाया, सेल करो और नया बिजनेस में इन्वेस्ट करो। बात पकड़ में आ रहा है। सो एक कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एग्जिट करना है। एक कंपनी के लिए क्या है, ग्रोथ। नाउ बाय डाइवर्सिंग कंपनी एसेट्स, कंपनी कैन रिड्यूस द कॉस्ट and streamline its operations, leading to an increase in efficiency and profitability. If companies have an underperforming subsidiary, they can rely on the merger and acquisition to dispose of the or merge assets effectively. Latest example Adani Group का है, अभी आपने देखा अडानी ने अपनी जो 5 सब्सिडरीज हैं उनके साथ मर्ज किया है in to achieve the overall business synergies. All right. फिर देखो यहाँ पर कुछ रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है, लाइक जैसा भी यहाँ बताया कि यू नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को कहीं ना कहीं रैंक में कंसिडर किया। देखो एक फर्दर ग्लोबल आउटलुक टुवर्ड इंडिया हैज बिकम पॉजिटिव देन एवर बिफोर विद द इंप्रूव्ड रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016 रैंकिंग एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कंपैटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तारीफें बहुत हो गई इंडिया की, अभी इस मामले में आगे तारीफ करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ रीजन है। अब याद रखना, इससे पहले वाले चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है आपको ना, वहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से नहीं है इंपॉर्टेंट। बता दूं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जो बनेगा बेनिफिट्स के फॉर्म में, तो आपको अगर चैप्टर फर्स्ट से पढ़ना हो अच्छे से, यहाँ तो वही सारी बात वापस आ रही है। देखो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैंने कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, ऑपरेशनल साइनर्जीज एंड इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी सॉरी, एंड एसेस टू न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस, एसेस टू फॉरेन कैपिटल ऑफ कोर्स। सो ये जो सारा जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ये डिटेल में इससे कई सारी बातें हमने डिस्कस ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में की हैं। जरूर देखिएगा, नहीं देखा है तो अच्छे से देखिएगा, ये चैप्टर ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है, थोड़ा वेटेज रखता है। वैसे तो और भी बहुत क्वेश्चन है इससे, लेकिन ये वेटेज रखता है। कह रहा है आप समझो प्राइमरी क्या फैक्टर्स होंगे जो आप कंसीडर करेंगे मर्जर या एक्विजिशन से पहले। अब ध्यान से सुनना, merger or amalgamations undertaken for acquiring cash resources, eliminating competition, ये सब डिटेल में डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट में। ऑलराइट, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ जो मेरे बंधु बच्चे हैं ना, उन्हें ये ही नहीं पता है कि कहां पढ़ा दिया है। अरे भाई बता दिया है, नहीं मिला है तो कांटेक्ट कीजिएगा। सेविंग ऑन टैक्सेस और इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। देयरफॉर देयर आर होस्ट ऑफ फैक्टर्स व्हिच रिक्वायर कंसीडरेशन बिफोर इनिशिएटिंग अ मर्जर और अमलगमेशन एक्सरसाइज। अब ये तो ठीक है, ये तो वो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ऐसा, क्या कैश रिसोर्सेज आप एक्वायर करना चाहते हैं, एलिमिनेट करेंगे, कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा। सेविंग ऑन टैक्सेस है, लॉस मेकिंग अगर कंपनी को एक्वायर करोगे सेव ऑफ टैक्सेस होगा। इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स हैं, ये सारे हमने देखा। जैसा मैंने पहले बताया, डिपेंड्स कंपनी के ऊपर करता है, कंपनी डिसाइड करेगा कंपनी क्या चाहता है अचीव करना। ऑलराइट, लेकिन ये क्वेश्चन कहता है कि क्या क्या फैक्टर्स पहले प्राइमरी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होंगे। जैसे कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। देखो अब यहां एक बात समझना पहले पॉइंट में, विल वन और मोर बिजनेसेस टू बी ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग फर्म। जैसे यहां पर ध्यान सुनना, विल वन और मोर बिजनेसेस टू बी ट्रांसफर्ड टू एन एग्जिस्टिंग फर्म और न्यूली फॉर्म एंटिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जैसे एज्यूम करते हैं एक बार के लिए कंपनी ए है, इसके 2 बिजनेस हैं एक्स एंड बिजनेस वाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए के ही 2 बिजनेस हैं। हम एक बार मानते हैं एक बिजनेस इसका टेक्नोलॉजी का है और दूसरा बिजनेस इसका मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग किसके कर रही है, फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर्स की कर रही है, मान लीजिएगा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 4 व्हीलर्स का कर रहा है। टेक्नोलॉजी में वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाती है। दोनों में कोई खास कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब कंपनी कह रहा है, बोला नहीं यार हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, सॉफ्टवेयर बिजनेस अलग करेंगे, कंपनी ए नाम से दोनों काम नहीं होंगे, हम अलग करना चाहते हैं। तो या तो हम अलग कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक नया कंपनी क्रिएट करके, ये सारा डिस्कस किया है ना, तुमको याद होगा ना, क्रिएट करके हम लोग डालेंगे, जिसमें मैंने अमल कमीशन के पार्ट में समझा था 3 तरीके से, 3 टाइप्स थी अमल कमीशन के नेचर में। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहले डिसाइड कर रहा है आइडेंटिफिकेशन पार्टीज, दूसरा
कंसिडर ड्राफ्टिंग हेड्स ऑफ टर्म्स, डू यू रिक्वायर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स। जी हाँ, जब कोई, अब क्या होगा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के एक्विजिशन के लिए जाएगी या मर्जर के लिए जाएगी, तो ऑफकोर्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे। तो यहां पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि भैया जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन आपको करनी होगी, ठीक है। डू यू रिक्वायर एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट। जी हाँ, जैसे एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या लाइसेंसेस को या सॉफ्टवेयर को या टेक्नोलॉजी को, जो भी XYZ चीज है यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसे सिर्फ मैं ही यूज करूंगा, आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी पेटेंट आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, अब फ्यूचर में एक्विजिशन के बाद सिर्फ उसको इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। एंड रिव्यू द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, अंडरटेक द एप्रोप्रिएट सर्चेस। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे मैंने कहा, एग्जिस्टिंग कोई लोन्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, कोई किसी भी तरीके की याद रखेगा पेंडिंग या आउटस्टैंडिंग लोन्स की, बोरिंग्स की लायबिलिटी है, डिबेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स हैं। तो ये सारी एस्पेक्ट्स आपको देखना है। तो सबसे पहले आप पार्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। दूसरा काम आपका होगा ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस किस तरह से हो सकता है, लीगल हो सकता है, टैक्स एस्पेक्ट्स को लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। हाईलाइट करो, कैरी आउट लीगल, कॉमर्शियल, टैक्स एंड फाइनेंशियल। सर लीगल के अंदर जैसे मैंने कहा सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन अगर कोई है तो उसको कंसीडर करिएगा। कंपनी पे केस फाइल किया हुआ है या कंपनी ने केस फाइल किया हुआ है, ये एस्पेक्ट्स को देखिएगा। उसके क्या प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स देखेंगे, कोई भी बिजनेस ऑफ कोर्स जैसे बिजनेस को लेके, ट्रेड को लेके, कंपनी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या है मार्केट में, ठीक है, कस्टमर्स कितना लेवल क्या है, बहुत सारी एस्पेक्ट्स कमीशन हम कवर करेंगे। टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, जी हाँ, कोई पेंडिंग लायबिलिटीज है या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल डिलिजेंस, ये सब चिंता मत करना, ये बहुत डिटेल में सब समझाऊंगा आगे, सभी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना, ठीक है। जब हम डीडी का पार्ट पढ़ेंगे, ड्यू डिलिजेंस में पढ़ेंगे, तो डिटेल में सबको समझाऊंगा, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट अगर कहूं तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स को देखेगी उस कंपनी के कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को देखेगी, उस कंपनी के टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को देखेगी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखेगी। बात पकड़ में आ रहा है। कॉमर्शियल का मतलब चाहे वो कंपनी जहां ट्रेड कर रहा है उसके कोई एग्जिस्टिंग जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा, उसका मार्केट किस साइज क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स, स्टेक होल्डर साथ रिलेशनशिप्स किस तरीके के हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। Now, on the parties entering into transaction, this will help identifying the risk area along with any necessary consent you will need to obtain. All right, sir. So, जैसे कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है, अब आपको पता लगा आप एक्विजिशन करना जा रहे हो, मर्जर कर रहे हो, अमलगमेट हो रहे हो, सो आपको पता लगा NCLT की अप्रूवल चाहिए या पर्टिकुलर कोर्ट जो इन्वॉल्व है। सो पहला हमने क्या बात डिस्कस किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। सेकंड, वी कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। सुनो, मेरे साथ बोलना, सो दो मत, जाग जाओ, मेरे साथ बोलो। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्या डिस्कस किया हमने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। सेकंड क्या है, ड्यू डिलिजेंस। नाउ कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टीज। जी हाँ, कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई बैंक इन्वॉल्व है, मान लीजिएगा जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज करने जा रहे हैं, उसने पहले से ही कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस बंधे हुए हैं या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप भैया बिफोर एक्विजिशन या मर्जर आपको हमारी कंसेंट लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कहता है, थर्ड पार्टी कंसेंट वुड बी रिक्वायर्ड सच एज फ्रॉम बैंक्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनर्स, शेयर होल्डर कंसेंट्स। दीज should emerge from diligence. Consider also regulatory consents, licenses that may be required. बात पकड़ में आ रहा है। सो तीन हमने चीजें डिस्कस करी अभी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, बाबा बुलवाऊंगा या तो भी करवाऊंगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, ड्यू डिलिजेंस एंड कंसेंट ऑफ द थर्ड पार्टी कंसेंट। Taxation. It is necessary to ascertain the most suitable tax structure for a transaction and, in particular, way in which the consideration should be structured. At early stage, therefore, consider consulting tax advisors. जी हाँ, टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए एट द इनिशियल स्टेज, आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का या किसी टैक्स एक्सपर्ट का आपको कंसल्ट लेना पड़ेगा, ताकि वो ही स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यू आगे रहेगा, ठीक है। फोर्थ आएगा रिस्क, शेयरिंग ऑफ रिस्क, व्हाट काइंड ऑफ इंडैमनिटीज एंड वारंटीज टू बी कंसीडर एंड शुड बी अ कैप ऑन द सच इंडैमनिटीज एंड वारंटीज। क्योंकि दो कंपनीज या देखिएगा मर्ज हो रहा है, तो कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं समझिएगा, उससे कोई लायबिलिटी अराइज होती है इन फ्यूचर, तो भैया ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही हो गई। एक्वायरर यहां पर अपनी डील में कह सकता है, याद रखिएगा, या करते हैं कंपनी जैसा, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं उससे कोई लायबिलिटीज अराइज हुआ इन फ्यूचर, तो उसके लिए लायबिलिटी जो होगी किस तरीके से, जी हाँ, इंडैमनिटीज एंड वारंटीज बोल रहे हैं,
कैसे फुलफिल की जाएगी। तो ये दोनों पार्टीज आपस में डिस्कस करते हैं। कई बार ऑब्जर्व किया गया है इसी छोटी सी मैटर को लेके भी कई बार डील है ना क्रैक हो जाती है, और कई बार इसी मैटर की वजह से डील बन भी नहीं पाती है। ऑलराइट, तो सर हमने 5 पॉइंट्स याद किए हैं। फर्स्ट हमने याद किया इसके अंदर प्राइमरी फैक्टर्स के अंदर, बोलो मेरे साथ में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, सेकंड ड्यू डिलिजेंस, थर्ड हमने देखा कंसर्न ऑफ द थर्ड पार्टी, फोर्थ हमने देखा रिस्क एंड फिफ्थ टैक्सेशन। ऑलराइट, चलिए फिर आगे कहता है विल द ट्रांजैक्शन इंपैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। बोला हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कहीं एग्जिस्टिंग लोन जो चल रहे हैं कहीं उस पे इंपैक्ट आएगा, किसके, एक्वायर्ड कंपनी के लोन चल रहे हैं और उसको आप एक्वायर कर रहे हो, तो बोला नहीं सर कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, check loans documents and constitution documents to see whether any proposed borrowings would be breach of existing funding. अच्छा देखो, बड़ी मजेदार है ये, देखो यहाँ पे एक बात सुनना, क्या कह रहा है, check loan documents and constitution documents to see whether any proposed borrowing would be a breach of any existing funding. मतलब सर, मतलब आप ना समझो, आपके ऊपर ऑलरेडी बटन चला हुआ है, ठीक है, जैसे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके आउटस्टैंडिंग चल रहा है पर्टिकुलर अमाउंट की पेमेंट, जैसे डिपॉजिट्स की पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे ऑफ किया नहीं है, और आपने फर्दर बोरिंग करके अपने जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है उन्हें तो फुलफिल नहीं कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, एक्विजिशन में चले गए। बोला नहीं रे, अपना एग्जिस्टिंग जो तुम्हारा लायबिलिटीज है उसे तो फुलफिल करना होगा। किसके लिए कह रहा हूं, एक्वायरर के लिए। अब ये कब का होता है, डिपेंड्स ऑन कि कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बोरिंग्स या लोन आपको फर्दर बोरिंग से रोकता हो। जैसे कंपनीज एक्ट ने कह रखा है कि भैया आपकी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिमिट है, आपको याद होगा 60% 100% बिल्कुल देते हैं LGSI के अंदर। वैसे अगर कंपनी इस केसेस में भी यहाँ पे कंसीडर करता है, ध्यान सुनना, यहाँ पे भी इस कंपनी केस में कंपनी कंसीडर करता है कि वो एलिजिबल है या नहीं फॉर द बोरिंग्स के लिए। ऑलराइट, what will happen in relation to third party funding of the seller business? Confirm that there are no restriction on the disposal of target business or any of assets. Of course, अब कई बार क्या होता है, अब assume करके देखो, कंपनी A के ऊपर HDFC बैंक ने, है ना, मान लीजिए कि इसको लोन प्रोवाइड किया हुआ था, ये हमारी हो गई टारगेट कंपनी, और कंपनी B इसे एक्वायर कर सकती है, मतलब एक्वायरर, मतलब एक्वायरिंग कंपनी किसको कर रही है, एक्वायर्ड कंपनी। यहाँ पर कौन है, A को। बोला इसका एसेट्स पे तो चार्ज क्रेडिट किया हुआ किसने, एचडीएफसी बैंक ने। बोला नहीं जी, कंसेंट तो लेना पड़ेगा, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जिस्टिंग चार्जेस और मॉडिफिकेशन ओवर द एसेट्स टू बी रिक्वायर्ड, वही सेम बात आ गया। देखो, आर देयर एनी मॉर्गेजेस, चार्जेस और डिबेंचर्स ओवर एनी ऑफ द बिजनेस एसेट्स? इफ यस, obtain the copies and consider how they are to be discharged. If they are floating charge, obtain a certificate of non-crystallization. Non-crystallization मतलब जब फ्लोटिंग चार्ज, मतलब कंपनी के स्टॉक, ठीक है, कंपनी के स्टॉक पे अगर आपने चार्ज किया हुआ है क्रेडिट, और उसे ही आप कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फिक्स्ड के अंदर, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर कंपनी के स्टॉक्स पे, स्टॉक मतलब जो भी उसका जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस पे आपने चार्ज किया, उसे फ्लोटिंग कह रहे हैं। अगर उसी को आप क्रिस्टलाइज कर देंगे, मतलब जब फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिक्स्ड चार्ज, उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो बोला यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बोले देखना पड़ेगा कि हम तो एसेट्स यहाँ एक्वायर कर रहे हैं और पता लगा एसेट्स के ऊपर तो क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। इफ दे आर फ्लोटिंग चार्जेस, ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइजेशन एंड रिलीज, ऑब्टेन सच रिपोर्ट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जी हाँ, मतलब ये भी क्या करते हैं, ROCs के थ्रू और बैंक की वेबसाइट्स के थ्रू चेक करते हैं status of charge. All right, sir. Now next is guarantees and indemnities, bank others. अगर कोई existing guarantees indemnity आपने ले रखी है बैंक से, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे has the seller given, और seller का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे किसको कह रहे हैं, seller वर्ड, seller का मतलब है acquired company, ठीक है, टारगेट कंपनी। receive by a guarantee, देखो, has seller given or received any guarantee or indemnities in relation to the business? If yes, to obtain the copies including details of the arrangements and consider particulars how to ensure business continues to have benefit of the relevant guarantees. बात पकड़ मारा है। किसके लिए कह रहे हैं, अगर टारगेट कंपनी के ऊपर बैंक ने गारंटी दी हुआ है। जैसे कई बार नहीं देखा तुमने, पढ़ाए थे तुमको बैंक गारंटी जनरली, जैसे बैंक गारंटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर भी कुछ चीज समझाए थे तुमको,
क्या आप अपनी कोई भी कंपनी है पेमेंट कर रहा है, भैया पेमेंट करने को थोड़ा और इंश्योर करना है जी, बैंक को इन्वॉल्वमेंट कर लिया बैंक गारंटी थ्रू। अब लेकिन ये बैंक ने जो गारंटी दिया हुआ है, ये किसको दिया हुआ था भाई? ये एक्वायर्ड कंपनी को दिया था। और एक्वायरिंग कंपनी अब उसको क्या कर रही है? एक्वायर कर रही है। बोला ऐसा कैसे तुम्हें कंसीडर करेंगे, और बैंक के साथ जो भी आपकी गारंटी का रहा है, मतलब टारगेट कंपनी तुम्हारा रहा था ना गारंटी, उसका कॉपी हमको दिखाओ, देखेंगे, ठीक है, पता लगा बैंक भर के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। नाउ लाइसेंसेस, जी हाँ, मतलब आप अगर एक्वायर्ड करने वाले हैं बिजनेस को, तो भैया टारगेट कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है, बेचती है, या जो सर्विस में डील करती है, उसके सवाल आपके पास भी बायर, आपके पास भी लाइसेंसेस होने चाहिए। देखो, विल द बायर हैव ऑल अदर लाइसेंसेस व्हिच इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड द बिजनेस? जी हाँ, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब वो लाइसेंसेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कैरी करने को ले सकते हैं, फैक्ट्री को चलाने को लेके हो सकते हैं, जो भी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जिस भी तरह का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग के लाइसेंसेस। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, विल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स बी ट्रांसफर और नीड टू बी टर्मिनेटेड? जी हाँ, अगर कोई भी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसे क्या कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, या उन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट, खत्म कर दिया जाएगा, ये कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर है आपके पास, इज यूज्ड इन द बिजनेस, लाइक ऑब्टेन अ फुल लिस्ट ऑफ द ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क्स, पेटेंट्स, डिजाइंस, domain names, copyright and other registered unregistered intellectual property used in the business, carry out a trademark and patents research, of course IPR authority सब चेक करके कंफर्म करेंगे कि आपके लिए वो आप ही के नाम से रजिस्टर्ड है नहीं है, मतलब आपका मतलब टारगेट कंपनी के नाम से। अब ध्यान से सुनो सर, ये क्वेश्चन आएगा क्या? अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, मैं तुमको यहाँ कह दूं स्पेसिफिकली, तुम्हें पॉइंट्स समझ में आए होंगे, कोई नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज लैंग्वेज इसकी ऐसे कैसे लिख के आना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज के बारे में जो समझ में आ रहा है उसी को ड्रॉ करना है। और टेस्ट जब तुम करोगे चैप्टर का, ऑफ कोर्स हम आपको टेस्ट देंगे, उस टेस्ट में जब करोगे तो मैं आपकी लैंग्वेज को वहीं बता दूंगा। लैंग्वेज अच्छा इंप्रूव करना है तो रीडिंग ज्यादा करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, फिर साथ बोलिएगा ड्यू डिलिजेंस, फिर सेकंड था कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी, उसके बाद में टैक्सेशन, रिस्क, टैक्सेशन, फिर रिस्क। आगे दो फटाफट से, क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन्स हैं या कोई भी किसी भी तरीके के, याद रखिएगा, फाइनेंशियल आपके अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए आपको क्या उसकी पोजीशन है वो कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस हैं, चार्जेस हैं, मॉडिफिकेशंस है, उसको कंसीडर करेंगे। गारंटीज हैं, इंडैमनिटीज हैं, बैंक से अगर ली हुई हैं आपने तो। लाइसेंसेस, जी हाँ, बायर को लाइसेंसेस लेने होंगे सारे। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ये कंसीडर किया जाएगा। एंड लास्ट में ये देखेंगे कि आईपीआर कोई बिजनेस में जो यूज हो रहा है, लाइक ट्रेडमार्क है, कंपनी का पेटेंट्स हैं, सर्विस मार्क्स हैं, ये सारे कंसीडर किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा कैसे? आईपीआर अथॉरिटी के, जी हाँ, सर्च स्टेटस में जाके। अब ध्यान सुनना, ये भी आपको बताया था। प्रोसेस ऑफ फंडिंग, प्रोसेस ऑफ फंडिंग 3 तरीके से होती है। इंटरनल एक्यूरल, मेरे साथ बोलिएगा, इंटरनल एक्यूरल मतलब रिटेन अर्निंग्स कंपनी यूज करती है, या सेकंड स्टेबिलिटी, मेरे साथ बोलो, बोरोइंग, या फिर कंपनी इक्विटीज इशू करके करती है। जैसे इंटरनल का मतलब यहाँ पे क्या है? अर्निंग एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी ने पैसा कमाया, रिजर्व्स क्रिएट करता चला गया, उसी पैसे को इस्तेमाल कर लिया आगे चल के उसने। बोरिंग कर रही है, बोरिंग करिए का मतलब बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से है, या ईसीबी के थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जनरेट की है, या इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक इक्विटीज, प्रिफरेंशियल्स, अदर सिक्योरिटीज, डिपेंड्स ऑन क्वांटम एंड अर्जेंसीज। अब बात समझ में आ रहा है यहाँ तक का? कहने का मतलब समझ में आया कि 3 तरीके हैं। अब ध्यान सुनना, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है तो ये सारे फैक्टर्स देखना पड़ेगा। क्या कि किस बिजनेस डील को, जैसे सपोज करो, ध्यान सुनना मेरी बात को, कोई कंपनी है जो कैश जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, टारगेट कंपनी ना, उसका जो कैश फ्लो है बोला वो एकदम एप्रोप्रिएट है, जैसे चाहिए ना वैसे अवेलेबल है, मतलब प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, ठीक है। अब आपको लगता है कि प्रॉफिट जनरेटिंग है और उसको अगर हम इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए फंडिंग हम बोरिंग्स के थ्रू करते हैं, तो बोरिंग्स हमारी प्लस अगर हम बोरिंग के साथ में हमारा जो रिटेन अर्निंग है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब सपोज करो 100 करोड़ का डील है, 50 करोड़ कंपनी क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है रिटेन अर्निंग को, और 50 करोड़ की बोरोइंग्स है। 50 करोड़ जो बोरोइंग्स है उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कॉस्ट बन गया कंपनी का। वो कॉस्ट को कंसीडर करेगा अगेंस्ट टारगेट कंपनीज प्रॉफिट पोजीशन। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग है और वो सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है
तो उसके लिए वो बर्डन क्रिएट नहीं होगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो कई सारे फैक्टर्स होंगे जो हमें कंसीडर करके देखेंगे कि कितनी हमें अपनी इंटरनल एक्रूअल्स यूज करनी है, कितनी हमें बोरोइंग करनी होगी, और कितनी हमें यहाँ पर इक्विटीज के थ्रू, मतलब इश्यू सिक्योरिटीज के थ्रू हमें, याद रखिएगा, फंडिंग करनी होगी। आगे इस चैप्टर में हम लोग इसी उदाहरण समझेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार भग भग कर आया है ये कैश डील वो स्टॉक डील फॉर एक्विजिशन। नेक्स्ट सेशन में समझा रहा हूँ, आरसीडी वाला लेक्चर अटेंड कर लेना। ये तो कंप्लीट यहाँ तक ही कर रहे हैं क्योंकि आगे भी पढ़ना है और भी बुक्स पढ़नी है, तो सेशन थोड़े छोटे रख रहे हैं ताकि सारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात टेस्ट भी साथ में करते रहें। ऑलराइट, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल है, उसे बाद में देखना, पहले इसी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और आरसीडी का क्लास जरूर पूरा कंप्लीट करो। सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट डीडी के अंदर भी चैप्टर 8 चल रहा है, खत्म होने आने वाला है, उसे भी पूरा कंप्लीट कर लो, पेंडिंग में छोड़ो और आज का टेस्ट मिस मत करना। ऑलराइट, लेक्चर्स जैसे मैंने बताया इतना रखूंगा ताकि आप और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दें। लेक्चर्स आपके याद रखिएगा पूरे होंगे एग्जाम से पहले, और साथ के साथ टेस्ट भी चलते रहेंगे ताकि आपको कमांड और हमें पता लगता रहे कि आप कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।